नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों जैसा कि अपने पीछे जो क्लास बनाई थी जेएल प्री एग्जाम की जो तैयारी को लेकर के, उस तैयारी में किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं, कौन सा कंटेंट कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से आपके रिटन एग्जाम और फिजिकल एग्जाम की आपकी योग्यता होनी चाहिए। और उस क्लास में आप लोगों की ओर से ढेर सारा प्यार स्नेह देखने को मिला था। वो क्लास बहुत से बच्चों ने सीन भी देखी भी है और उस क्लास में बहुत से बच्चों के कुछ क्वेश्चन भी डाउट भी आए थे, तो उन सारे सवालों का जवाब हम कल की क्लास में देंगे। लेकिन एक जो क्वेश्चन 12 बच्चों के सामने हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि उस क्लास में हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम जेल प्रेरी की ऐसी टारगेट टास्क वाली जो टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो आपके न केवल जेल प्रेरी एग्जाम के अंदर बल्कि आपका जो एग्जाम होगा राजस्थान पुलिस एग्जाम उसके अंदर भी बेहद हेल्प करेगी है। तो इस सीरीज के अंदर अपनी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, बहुत बच्चे जुड़ गए हैं। पहले टेस्ट में ढेर सारा बच्चों का कंपटीशन देखने को मिला है। दूसरा जो टेस्ट आपका है 29 दिसंबर कल यानी कि 29 दिसंबर 2024 के अंदर होगा और आप सभी वेट ना करें भाई, 50% का ऑफ चल रहा है, उस 50% के ऑफ में टेस्ट सीरीज को जुड़ें और यहां पर आपकी जो तैयारी देखना साथियों, जेल प्रेरी एग्जाम आपके, इसके अलावा नेक्स्ट जो राजस्थान पुलिस एग्जाम है वहां पे आपको 2025 में अपने सपनों को पूरा करने वाली होगी है। तो बच्चों की बार बार डिमांड ये थी कि सर इस टॉपिक में जो नया टॉपिक जोड़ा है बाढ़ भूकंप, इसको क्लास करवा दीजिए। तो हमने एमपी के अंदर जो एग्जाम हुए हैं वहां पे टॉपिक डाला गया था, वहां से मैटर कंटेंट लिया है। स्टेट एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे बाढ़ भूकंप को लेकर के, या राजस्थान की जो किताबें चलती है उसमें जो टॉपिक डाला गया है, उन किताबों को जोड़ करके हमने छोटी छोटी शॉर्ट पीपीटी बुकलेट बनाई है। तो इनकी क्लास से आपको करवा देंगे, समझा देंगे और इसकी जो ई बुक है बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है, वहां पे हम इसको प्रोवाइड करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बेहद मददगार साबित होगी और आप लोग थोड़ा सा प्यार बनाए रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और आपका जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप पिन कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकृति में बाढ़ भूकंप सूखा जैसी आपदाएं। देखो साथियों, मैं बात करूंगा हमारा जो भारतीय महाद्वीप है, तो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहां पर जो बाढ़ भूकंप की संभावनाएं बनी रहती है। जैसे कि बात करें 1988 के अंदर, 1988 के अंदर है और उसके बाद हम देखते हैं 2001 के अंदर है। तो 1988 के अंदर हम बात करेंगे तो उस समय की जो बात करेंगे 1999 की है। 1999 के अंदर क्या प्रेजेंट ग्राफ रहा है, 1988 के अंदर जहां पे बाढ़ भूकंप की जो संभावना 11.7% थी, वही 1999 और 2000 के अंदर तकरीबन कितनी हो गई है, 37% हो चुकी है। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर है संभावना रहती है बाढ़ भूकंप आने की और अभी तक हमने 4 त्रासदी का सामना कर लिया है। अभी तक हमने भारत ने 4 त्रासदी का सामना कर लिया है। जैसे कि हम बात करेंगे 1993 की है और 1999 की है, 2001 की है और 2004 की है। तो 1993 की हम बात करेंगे कहां पर, लातूर महाराष्ट्र के अंदर है। 1999 में कहां का चक्रवात है, ओडिशा का चक्रवात है। 2001 में भुज गुजरात का जो भूकंप है। 2004 के अंदर हम बात करेंगे तो आंध्र जो प्रदेश है वहां की सुनामी है। यानी कि 1993 के लातूर महाराष्ट्र के अंदर बाढ़, 1999 में ओडिशा में चक्रवात, 2001 में भुज गुजरात में जो भूकंप हमने देखा है, 2004 के अंदर आंध्र प्रदेश, श्रीलंका, इनके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे सुनामी का प्रचंड प्रकोप हमने झेल लिया है। 4 बड़ी हमने आपदाएं अब तक सहन की है, देखी है। और उसी के कड़ी हम बात करें आगे तो प्रकृति में बाढ़ सूखा भूकंप जैसी आपदाएं समय समय पर आती रहती है और इसके जीवन और संपत्ति की बहुत ज्यादा हानि होती है। यानी कि जो फसलें हैं, जन हानि भी है, धन हानि भी है, हर प्रकार की जो त्रासदी है वो झेलनी पड़ती है मानव जाति को। और मानव गतिविधियां जैसे कि आग है, दुर्घटना है, महामारी आदि द्वारा होने वाली आपदाएं विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं की तरह ही आकस्मिक होती है और उन्हीं के समान विनाशकारी होती है। जैसे आपदा होती है 2 प्रकार से, एक होती है प्राकृतिक आपदा, एक होती है मानव निर्मित आपदा। अब मानव निर्मित आपदा की हम बात करेंगे, मानव निर्मित आपदा की हम बात करेंगे जरा, तो उसमें हम देखेगा जैसे कि आपने पढ़ा आग है, दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना है, ये सारी किसमें आती है, मानव निर्मित आपदा आती है। एक होती है प्राकृतिक आपदा, यानी कि प्रकृति के द्वारा बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, ये जो सारी आपदाएं हैं ये किसके अंदर आ जाएगी, तो ये आपकी प्राकृतिक आपदा के अंदर आ जाएगी। जैसे बाढ़ है, भूकंप है, चक्रवात है, सूखा है, सुनामी है, ये सारी प्राकृतिक आपदा के अंदर आती है।
आगे चल देंगे नेक्स्ट, बाढ़ विभिन्न नदियों के द्वारा जल स्रोतों के अधिक जल, जैसे कोई नदियां हैं उफान पे आ जाती है, जल जो स्रोत है उनके उफान पे आ जाते हैं, किसी भूभाग को वो पूरा पूरा जलमग्न कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। बाढ़ अतिवृष्टि, ज्यादा बारिश होने से भी है, तेज हवा चलने से भी है, चक्रवात उठने से भी है, सुनामी है, या बर्फ का अचानक तेजी से पिघलना भी है, या बांध है वो अचानक टूट जाते हैं, तो उनसे भी बाढ़ आ जाती है। यानी कि जलमग्न है सारा सारा धरातल है वो हो जाता है, उसे को क्या बोलते हैं, बाढ़ कहते हैं। आगे, बाढ़ किसी वस्तु या किसी काल में आसान रूप में बरसात न होने के कारण क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। अपने कहते हैं सूखा हो गया, काल पड़ गया, तो बारिश नहीं होती, तो उसे क्या बोलते हैं, सूखा कहते हैं। और कम वर्षा होने से मनुष्य को, फसलों को, पशुओं को, खेती बाड़ी को भी जल की उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है, तो वो अनावृष्टि के तौर पे सूखा या अकाल के अंदर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, भूकंप। अब भूकंप देखो क्या है भाई, भूकंप क्या है, पृथ्वी की सतह के अपकृत चट्टानों में, पृथ्वी की सतह के अपकृत चट्टानों में जो असीम ऊर्जा है वो चट्टानों में जमी होती है, वो अचानक से बाहर प्रस्फुटित होती है। तो क्या होता है, चट्टानों में वो कंपकपी आ जाती है जिससे कि धरती कांप जाती है, और उसको क्या बोल देते हैं, भूकंप कहते हैं। अब भूकंप को प्रश्न ये बनेगा कि भूकंप को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा हम भी पढ़ेंगे, पीछे एग्जाम में प्रश्न भी आ गया कि राजस्थान के क्षेत्र में कौन सा धरातल है वो भूकंप के प्रति अति संवेदनशील है, कौन सा संवेदनशील है, ये प्रश्न भी हम आपको करवाएंगे। टॉपिक एक बार हम क्या करेंगे, अच्छे टॉपिक करवा दें आपको, टॉपिक करवा करके प्रीवियस एग्जाम में कुछ इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं ना उनके करवाएंगे। जैसे बाड़मेर के कवास में वहां पे बाढ़ आई थी, कवास क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, तो किस नदी के किनारे आई थी, तो उनका जिक्र आ जाएगा। गंगानगर हनुमानगढ़ कौन से क्षेत्र के अंदर आते हैं, उनका जिक्र आ जाएगा। ये सारे टॉपिक हम आपको यहाँ भी करवाएंगे। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, नया टॉपिक जोड़ा है, यहाँ से अच्छे प्रश्न आने की संभावना रहती है। और इस टॉपिक का कंटेंट इतना मार्केट में भी अवेलेबल है भी नहीं, तो हमने प्रयास किया है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा यूजफुल भी आपको रहेगा। अब देखिए, भूकंप को एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है, जैसे क्या बोलते हैं, भूकंप लेफी या फिर सीस्मोग्राफ कहते हैं। तो इस यंत्र को क्या कहते हैं भाई, नाम क्या देते हैं, सीस्मोग्राफ है। भूकंप को सीस्मोग्राफ यंत्र से मापते हैं। भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिएक्टर जो स्केल है उससे मापते हैं। ये प्रश्न बन सकता है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, जिसका आविष्कार किसने किया, CF रिएक्टर थे। तो इसके आविष्कार करने वाले थे CF रिएक्टर है। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता पूछ सकते हैं मिलान करने पर, जहां तक तीन तक होता है जो स्केल होता है, 3 नंबर तक जो तीव्रता होती है तो उसमें कोई भी क्षति नहीं होती है। लेकिन 3 से लेके अगर तक 5 तक तीव्रता हो तो जो पुरानी इमारतें हैं उनमें दरार आ जाती है। और इसके बाद देखो भाई, 5 से लेकर के जो 7 तीव्रता होती है तो सड़कों में भी दरार आ जाती है। और 8 से लेकर के ऊपर होती तीव्रता वाहनों का भर भरा करके गिर जाना भी इसमें होता है। तो सबसे भयंकर माना जाता है 8 जो स्केल होता है, 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप खतरनाक माने जाते हैं। साथियों, इस क्लास की PDF आपको जीके विद्या के जाएंगे टेलीग्राम में मिल जाएगी है। और इन टॉपिक्स के जेल प्ररी के जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, टॉपिक जो टेस्ट ले रहे हैं, जीके विद्या के जाएंगे जो अपनी ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको जेल प्ररी का शेड्यूल मिल जाएगा। उस शेड्यूल को आप फॉलो करोगे, 7-7 दिन से आपके टेस्ट होंगे और आपके उसको 3 टेस्ट के बाद एक मेगा टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से बेहतरीन टेस्ट से आप अपनी तैयारी को परख सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चक्रवात किसे कहते हैं। चक्रवात एक प्रकार से हिंसक तूफान होते हैं। ये एक प्रकार की तेज और बहुत उच्च वेग वाली हवाएं होती है। चक्रवात के बाद जो तेज बारिश होती है तो जो बाद में बाढ़ का रूप भी ले लेती है। और उपग्रहों के द्वारा इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो उपग्रह से पता चल जाता है, इससे पहले आइडिया लग जाता है, वैज्ञानिक पता कर देते हैं कि कब और किस क्षेत्र में ज्यादा चक्रवात उठने वाला है। करंट जी के प्रश्न भी आता ना कि कौन सा चक्रवात कहां पे उठा, किस चक्रवात को कौन सा नाम दिया गया था, उसका संभावित क्षेत्र कौन सा है, कहां पर यह जनधन हानि करेगा। ये सारे उपग्रह से पहले अनुमान लगाए जा सकते हैं। सुनामी देखो क्या है, सुनामी प्राय भूकंपीय समुद्री लहरें होती है। ज्वार बाटा की जो लहरें उच्च वेग से तीव्र वेग से चलती है, उनकी वजह से अचानक जो लहरें उठती है उनको क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं। और मानव निर्मित जो आपदाएं हैं, जैसे सुनामी की हम बात करेंगे तो दिसंबर 2004 के अंदर है, कहां पर,
आंध्र प्रदेश इत्यादि क्षेत्र में भयंकर सुनामी देखी गई। नेक्स्ट, मानव निर्मित आपदाएं कौन सी? आग किसी वस्तु के जलने से घटना से प्राय विध्वंसकारी होती है जिसमें जीवन और संपत्ति दोनों की हानि होती है। दुर्घटना भी होगी, जैसे जयपुर में बांकरोटा में आपने अभी देखा कुछ दिन पहले ही, वहां पे है गैस का जो विस्फोट हुआ, गैस रिसाव हुआ, उससे भयंकर आग प्रचंड रूप ले लिया, कई प्रकार से वहां पे जन धन हानि भी वहां पे हुई है। तो ये सारी किस में आ जाएगी? ये सारी की सारी मानव निर्मित आपदा के अंदर आती है। आगे देखिए, इसके बाद में सड़क, रेल और हवाई परिवहन दुर्घटनाएं हैं। औद्योगिक दुर्घटनाएं भी क्या होती है? देखिए, विस्फोट, आग, विषाक्त पदार्थ तथा खतरनाक रसायनों से, जैसे कि बात करते हैं खतरनाक रसायनों के बारे में, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट है, आपने सुना होगा। तो खतरनाक रसायनों के रिसाव से भी क्या होती है? औद्योगिक दुर्घटनाएं होती है। इनको भी एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा का रूप कहते हैं। और जैविक या जीव विज्ञान संबंधी आपदाएं कौन सी है? देखिएगा भाई, साइंस से रिलेटेड जीव विज्ञान संबंधित आपदाएं कौन सी है? महामारियां, वह बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी घटना जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ प्रभावित करे। अब सबसे बड़ा चर्चा में सुना होगा आपने, कोविड, कोरोना है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में कुछ बीमारियां जो महामारी का रूप ले सकती है और उनका वर्णन नीचे किया जा रहा है, जैसे कि डेंगू। डेंगू को ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। सारा शरीर इसमें दर्द करने लगता है, हड्डियां दर्द करने लगती है तो कहते हैं इसको डंडी फीवर भी कहते हैं। यह बहुत तेज और संक्रमित मच्छरों के द्वारा उत्पन्न या रक्तस्राव होने वाला बुखार है। बुखार के साथ साथ इसमें जोड़ों में, हाथ पैरों के जोड़ों में असहनीय पेन होता है और इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? ब्रेक बोन फीवर इसको नाम दे दिया है। डेंगू मच्छरों के द्वारा स्थानांतरित एक वायरस के कारण होती है। तो यह एक वायरस के कारण होता है। यह मच्छर कौन सा है? एडिस इजिप्ट है, एडिस इजिप्टी या फिर एशियन टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है। इसको एशियन टाइगर मच्छर भी कहते हैं, एडिस इजिप्टी भी इसको कहा जाता है। यदि मच्छर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रथम 3 दिनों में काट ले जो इस रोग से ग्रसित है, तो वह उस रोग के कीटाणुओं का वाहक बन जाता है, आगे भी फैला देता है। और मच्छर में 8 से लेकर 10 दिन तक इस वायरस को प्रभावशाली बनने में लगते हैं। 8 से 10 दिन लग जाते हैं इसमें, और इसके बाद मच्छर जीवन भर इस वायरस को वहन करता है और त्वचा पर काटने से वायरस मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है। और इसके लिए कोई विशेष उपचार नहीं है, कोई विशेष उपचार नहीं है डेंगू के लिए। और इसीलिए बचाव और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और मच्छरों पर नियंत्रण करने के लिए डेंगू को फैलाने से रोका जा सकता है। यही इसके बारे में, इसका बचाव इसका उपाय है। नेक्स्ट, HIV एड्स। देखिए साथियों, साल 2001 में रहस्यात्मक रूप से प्रतिरक्षा तंत्र के विकृति की आरंभिक रिपोर्ट के 20 साल हो गए थे, जिसे एड्स या HIV एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। एड्स के नाम जानते हैं। यह रोग प्रतिरक्षा तंत्र की विकृति का रोग है। प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी विकृति का रोग है और जानलेवा भी है। इस महामारी के कारण विश्व भर में 21 मिलियन लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। अनुमान है कि 2001 तक 36 मिलियन लोग हैं HIV के संक्रमण को लेकर के जी रहे हैं। 36 मिलियन लोग। यह एक बीमारी वायरस से फैलती है। तो HIV किससे फैलता है साथियों? वायरस से फैलता है। साइंस में आपने पढ़ा भी होगा। वायरस का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। और यह वायरस प्राय समागम यानी कि सेक्स से या फिर रक्त संचारण से फैलता है। नेक्स्ट, इसके बाद में मैड काऊ रोग, बोविन स्पोंगिफॉर्म और एनसेप्टोलोपैथी, योवाइन स्पंजिफॉर्म एनसीफालोपैथी, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसीफालोपैथी, BSE या मैड काऊ रोग पशुओं यानी कि काऊ आ रहा है, पशु गाय का आ रहा है, पशुओं मवेशियों में एक संक्रमित एजेंट के कारण होता है, जिसका इंक्यूबेशन काल बहुत लंबा होता है। 2 से 5 साल के बीच का होता है। 2 से लेकर 5 साल तक इसमें बीच में टाइम पीरियड रहता है। और लक्षणों के प्रकट होने के 1 साल में, यानी कि कोई लक्षण प्रकट हो जाता है ना, तो उसके 1 साल में उसकी डेथ हो जाती है। और इसका कोई उपचार या बचाव के तरीके अभी तक पता नहीं चला इस रोग के बारे में, ना तो उपचार के बारे में ना कोई बचाव के बारे में है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम यह रोग 1986 में 1986 में
यूनाइटेड किंगडम में देखा गया। वहां यह मैड काउ रोग एक महामारी की तरह फैला था, विशेष तौर पे दक्षिणी इंग्लैंड के अंदर है में मैड काउ रोग के फैलने के बाद में मनुष्य में फैलने वाले मस्तिष्क ज्वर में संबंध चिंता का विषय बन गया। वहां पर संक्रमित बीफ यानी गोमांस खाना इसका कारण भी हो सकता है, यह अड्डे लगाया गया है। नेक्स्ट, अब प्रश्न आता है आपदा जो हो गई उसके बारे में आप बेसिक जानकारी रखते हो, बाढ़ है, भूकंप है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, सूखा है, ये सारी जानकारी, उसके कब कब प्रभाव आए थे, क्या उसके ट्रीटमेंट के बारे में क्या कुछ किया जा सकता है, आपदा का प्रबंधन किस प्रकार से करें, उसके लिए जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है सरकार के लिए, क्या सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी आपके प्रश्न में आने लायक है। तो अब देखिएगा आपदा प्रबंधन और सरकार के इसके लिए क्या सार्थक प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं वो। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कमेटी, नेशनल कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एनसीडीएम की स्थापना की है। तो एनसीडीएम के जो अध्यक्ष हैं साथियों, तो वह कौन होंगे, प्रधानमंत्री जी हैं। और इस राष्ट्रीय कमेटी के प्रस्ताव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम का आधार होंगे और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया तंत्र को इसमें बल मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी भी सरकार की आपदा प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करने में सहायक होती है। नेक्स्ट, कार्यक्रम में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे, कौन कौन से हैं, प्रांत और जिले के आपदा प्रबंधन योजना का विकास, आपदा खतरा प्रबंधन और प्रतिक्रिया योजना का विकास, गांव, वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, शहरी स्थानीय स्तर के ऊपर सभी लेवल के ऊपर आपदा प्रबंधन टीम बनाई जाएगी और ग्राम में है, वार्ड में है, पंचायत में है, जिला स्तर के ऊपर है, आपदा प्रबंधन की टीम बनाएंगे और उसमें सभी कमेटी और टीमों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी उचित अनुपात में होना आवश्यक है, क्योंकि महिला पुरुष का अनुपात भी सही तरीके से उसमें हो। और इसके अलावा गांव, वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, शहरी स्थानीय ढांचा, जिला और राज्य स्तर इसमें स्तर रहेंगे। वहां पे ये टीम बना करके वहां पे एक प्रकार से लोगों के बीच में समन्वय करेंगे, काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, इसके बारे में है। नेक्स्ट, सभी स्तरों के ऊपर आपदा प्रबंधन टीम की क्षमता बढ़ाई जाए, प्राथमिक उपचार, शरण स्थलों का प्रबंधन हो, पानी और सफाई की व्यवस्था हो, बचाव और इसके अलावा निकास भी हो और महिला सशक्तिकरण में, नारी सशक्तिकरण में महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रभावित स्थानों में तो ऐसे स्थान है जहां पे आपदा ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो उन स्थानों में इमारतों में चक्रवात, भूकंप प्रतिरोधक क्षमता वाले फीचर्स लगाने चाहिए। पुनर्स्थापना के प्रशिक्षण और निर्माण की ट्रेनिंग के लिए प्रदर्शन टीम हो और आपदा प्रबंधन योजना और स्थानीय स्वयं सरकारी विकास योजना का परस्पर तालमेल भी होना चाहिए। एक क्या बात कह रहा है कि आपदा प्रबंधन योजना, आपदा प्रबंधन की जो योजना बनाई गई है वो, और इसके अलावा लोकल स्थानीय स्वयं सरकारी विकास योजनाओं का आपस में समन्वय भी होना चाहिए, दोनों के बीच में परस्पर समन्वय तालमेल भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, सामुदायिक स्तर के ऊपर आपदा प्रबंधन इस प्रकार से किया गया है। देखिए भाई, जब कोई भी आपदा आती है तो अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं और समाज आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम कई बार देखते हैं कि ऐसी कोई बड़ी डिजास्टर आ जाती है, बाढ़, भूकंप आ जाती है, तो उसमें बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे व्यक्ति स्वयं सहायता समूह हैं, सरकार की ओर से भी बहुत से यहाँ पे रेस्क्यू अभियान चलाए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे एनजीओ है, आपस में मिलजुल करके उस बीमारी से, डिजास्टर से बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं और उनकी तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और बचाव का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। आपदा प्रबंधन के मुख्य तौर पे कितने घटक हैं, तो 4 घटक हैं। देखो भाई, तैयारी, पहली बात है आपदा प्रबंधन का पहला घटक कौन सा है, प्रिपरेशन, तैयारी। प्रिपरेशन में क्या है कि समाज और संस्थाएं आपदा के दुष्प्रभावों का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं, इसके लिए कौन कौन सी बातें मेन है। नंबर 1, आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी समुदाय, स्कूल और व्यक्तिगत रूप से हो। नकली मॉक ड्रिल अभ्यास प्रशिक्षण भी हो, यानी कि जो योजना है उसकी तैयारी एक समाज के अंदर भी हो, स्कूल के अंदर भी हो और व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति को आपदा प्रबंधन के बारे में सावचेत भी हो, जानकारी हो, एक प्रकार से प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके लिए आपदा प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल यानी कि अभ्यास होना चाहिए, जो
समूह है, जो ग्रुप बनाए गए हैं, अचानक आपदा हो जाए तो किस प्रकार से इसका सामना करेंगे, किस प्रकार से लोगों को वो प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू करेंगे। इसके लिए मॉक ड्रिल यानी कि एक प्रैक्टिस या ट्रेनिंग अभ्यास भी होना चाहिए। नेक्स्ट, सामग्री और मानव कुशलता दोनों की उपलब्धता की सूची तैयार होनी चाहिए। सही समय पे प्रॉपर तरीके से लोगों को बुला सके, सही तरीके से कौन कौन सी सामग्री, रस्सी है, कोई भी सामान वगैरह है, वो उसका प्रबंधन किस प्रकार से हो, उसकी लिस्ट भी प्रॉपर बनी होनी चाहिए। पारस्परिक सहायता व्यवस्था करनी चाहिए और संवेदनशील समूह की पहचान भी करनी चाहिए। आगे चलते हैं, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, पूर्वानुमान से आपदा के समय, आपदा के तुरंत बाद आपदा के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए किए गए उपाय, कार्यवाही। इसके लिए मुख्य तत्व निम्नलिखित है। देखो भाई, आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र को क्रियान्वित करना, कंट्रोल रूम स्थापित करना, पहली बात। नेक्स्ट, खोजी और सुरक्षा टीम का विस्तार करना, यानी कि ऐसी जो टीम है जो सर्च कर सके, उन टीमों को तैयार करना है। चेतावनी का प्रसार करना है, लोगों को जागरूक कर सके, उन टीमों का गठन किया जाए। सामुदायिक रसोई गृह की स्थापना हो, जिसमें स्थानीय लोगों को ले ले, अचानक वहां पे आपदा आ जाती है तो लोगों को खाने पीने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इस प्रकार से व्यवस्था भी पहले हो जानी चाहिए। अस्थायी निवास और उन लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। लोगों का रहन बसेरा भी अच्छे तरीके से वहां पे किस प्रकार वो मैनेज कर सके आपदा के समय, उसका भी पहले प्री प्लान हो जाना चाहिए। और मेडिकल जो कैंप की व्यवस्था करना चाहिए, शिविर लगाना चाहिए, मेडिकल कैंप लगाएं, लोगों को ट्रीटमेंट भी किस प्रकार से देना हो, और संसाधनों का वहां पे संग्रह भी करना है। तो इस प्रकार से रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया का ये दूसरा चरण आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, पुनर्प्राप्ति या पुनर्स्थापन, रिकवरी, जिसको हम बोलते हैं पुनर्प्राप्ति या पुनर्स्थापन, रिकवरी, यानी कि इसमें भौतिक ढांचे का पुनर्निर्माण के साथ में आर्थिक और भावात्मक पुनरुद्धार भी किया जाता है। इसमें मुख्य तत्व निम्नलिखित है। देखो इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के लिए सामुदायिक जागरूकता होनी चाहिए। जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खो दिया है उनके लिए सांत्वना और परामर्श केंद्र हो, क्योंकि इस घड़ी के अंदर लोग वहां पे खो जाते हैं, अपनों को खो देते हैं, तो उन लोगों के लिए वहां पे सांत्वना केंद्र भी हो, उनको एक साथ की जरूरत पड़े, उनको परामर्श दें, उनका वहां पे सहयोगी बने, साझेदार बने, कि दुख को बांटे, उन लोगों को समझाएं। एक तो बात यह है। यातायात, संचार और बिजली जैसी व्यवस्था का पुनर्प्रबंधन हो, क्योंकि वहां पे लाइट पानी सारी समस्या चली जाती है, तो लोगों के लिए यातायात है, आने जाने के लिए भी है, खाने पीने के लिए भी है, और बिजली की व्यवस्था का भी है, पुनर्स्थापित हो। शरण स्थलों की उपलब्धता हो, जैसे पहले बता ही दिया, गिरेन बसेरे शिविर इत्यादि वहां पे लोगों के लगाए जाने चाहिए। और मलबे के निर्माण से संबंधित उपयोगी पदार्थों को एकत्र करना, यानी कि भूकंप आ जाता है तो जो मलबा होता है, उन मलबे से जो उपयोगी जो सामान है उनको एकत्रित करें। और आर्थिक सहायता लोगों को प्रदान करना है, कुछ उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, रोजगार के उनको अवसर प्रदान करना है, क्योंकि इस स्थिति में लोगों का रोजगार चला जाता है तो लोगों को रोजगार भी देना है। तो इस प्रकार से मानवीय जो एक प्रकार का जो पहल है वो करके हम लोगों के दुख के, यहाँ पे दुख के अंदर उन लोगों को सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नई इमारतें उनका निर्माण करना, ये रिकवरी के चरण में आता है। अब चलते हैं रोकथाम, प्रिवेंशन, यानी कि इस रोकथाम में बचाव किस प्रकार से करें। देखो भाई, आपदा की भीषणता को रोकने या कम करने के उपाय करने चाहिए, भूमि के उपयोग की योजना बना लेनी चाहिए, खतरे वाले स्थान में बसने पर रोक, ऐसे जगह जहां पे ज्यादा बाढ़ भूकंप आने के चांसेस रहती है तो वहां पे लोगों को रहने में रुकने के लिए लोगों को कहे बसने पर सरकार उनको रोक लगानी चाहिए, क्योंकि खतरा रहता है वहां पे। तीसरा है आपदा प्रतिरोधक बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग बनाए जहां पे अचानक बाढ़ भूकंप आए तो लोगों को क्या मलबे से, बिल्डिंग से लोगों को जो हानि न हो, इस प्रकार से भूकंप वहां पे बनाई जाए। आपदा के आने से पूर्व ही खतरों को कम करने के तरीके प्री प्लान है वो ढूंढे जाने चाहिए, और सामुदायिक लोगों में जागरूकता का भी प्रसार होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, आपदा से पहले और बाद के कुछ घंटे जीवन बचाने और क्षति को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर आपदा स्थल पर बाहरी सहायता को पहुंचने में वक्त लग जाता है, तो किसी भी आपदा के समय सर्वप्रथम पड़ोस से सहायता मिलती है। हम कई बार देखते हैं कि अचानक कोई आपदा आ जाती है, सरकार का जो रेस्क्यू अभियान है उसको आने में बहुत टाइम लगता है, तो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो पहले उन लोगों को है फर्स्ट एड के तौर पे प्राथमिक सहायता उनको उपलब्ध करवाएं। नेक्स्ट है आपदा की स्थिति में सर्वप्रथम सहायता पहुंचाने वाले लोग प्राय मेडिकल और अन्य घटनाओं को समझ पाने और संभालने के उचित ढंग से अनभिज्ञ होते हैं।
तो उन्हें स्थिति का सामना करने का प्रशिक्षण और कौशल नहीं होता है। तो लोगों को उस कंडीशन में कैसे वहां पे मैनेज करना है, उन लोगों को उनके लिए से स्किल डेवलपमेंट करें, प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करें, ट्रेनिंग भी इस प्रकार से उन लोगों को देनी चाहिए। हम कह सकते हैं एक प्रकार से मॉक ड्रिल का अभ्यास भी होना ही चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में अतः सामुदायिक स्तर के ऊपर प्रबंधन का उद्देश्य स्थानीय लोगों को आपातकालीन स्थिति का प्रभावपूर्ण तरीके से सामना करने का प्रशिक्षण देना चाहिए और प्रशिक्षित समुदाय के सदस्य इस प्रकार की परिस्थितियों के समय में जीवन रक्षक सिद्ध होते हैं। अतः इस प्रकार की प्रशिक्षण करने से समुदाय प्रबंधन लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम। अब इसके बाद भाई कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। पहले तो व्यवहारिक ऐसी कुछ बातें थी जहां से प्रश्न आपका लगभग सही हो जाता है, आराम से, नेचुरली है। एज ए साइकोलॉजी टाइप प्रश्न है जो आप अपने विवेक से एज ए हम कह सकते हैं कि अच्छे से कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी वहां पे। यहाँ पे 102 फैक्ट आते हैं, कौन सा एक्ट कब लागू हुआ, कौन स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ, सारी बातें आएगी है। तो देखिए, आपदा जो प्रबंधन अधिनियम है ये कब का है, 2005 का है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का, इसका जो लागू हुआ था साथियों, ये लागू जनवरी 2006 में हुआ था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हम बात करेंगे, इसका जो गठन हुआ था 27 सितंबर 2006 को औपचारिक रूप से है। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी, और इसमें सदस्य कितने होते हैं, इसमें 9 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सदस्य होते हैं 9 होते हैं। गठन हुआ था 27 सितंबर 2006 को है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, साथियों इसका जो गठन है वो 2006 में हुआ था। और एनडीआरएफ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, नई दिल्ली में है। गठन 2006 में हुआ था, सेक्शन 44 और 45 के तहत है, 2006 में गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। साथियों, आपदा सेवा सदैव है, तो इसका जो ध्येय वाक्य है, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई जो बल है, इसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, आपदा सेवा सदैव है। आपदा में सेवा सदैव करनी है, इसका ध्येय वाक्य है। साथियों, इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके भी के जाएंगे टेलीग्राम में मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी कि राज्य स्तर के ऊपर क्या प्रयास किए गए हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जो स्टेट लेवल के ऊपर ये काम कर रही है आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए, आपदा से निपटने के लिए। तो उसकी कड़ी में हम बात करेंगे, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने की जो शक्ति होती है राज्य के अंदर वो किसकी होती है, राज्यपाल महोदय की होती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं। इसके अधिकतम मेंबर कितने होते हैं, 9 मेंबर होते हैं। प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपदा का नियंत्रण करना और हेतु विभिन्न लेवल के ऊपर योजना एवं रणनीति का निर्माण करना और आपदा के बाद में पुनर्स्थापना, सामान्य जनजीवन की बहाली के लिए उपयुक्त परियोजनाएं, सरकार की नई योजनाओं को क्रियान्वित करके उनको लागू करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित धाराएं कौन कौन सी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड कौन कौन सी धाराएं हैं, ये आप देखिए, इंपॉर्टेंट धाराओं से प्रश्न आए। तो धारा जो 19 है ना, वो आपदा प्रभावित व्यक्तियों के राहत को न्यूनतम मानक के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है, धारा 19। धारा जो 20 है, राज्य सरकार की धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन करती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। धारा जो 21 है, आवश्यकता के अनुसार कार्यकारिणी समिति के द्वारा उप समिति का गठन करना तथा उप समिति के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति करना। इसका संबंध कौन सी धारा से है, 21 से है। और राज्य सरकार की धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति का जो गठन करना है, धारा कौन सी, 20 आ जाएगी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, धारा 22, कार्यकारिणी समिति के द्वारा योजनाओं की जो देखरेख है उसके लिए धारा कौन सी, 22 है, योजनाओं की देखरेख के लिए। और इसमें राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर की जो कार्य किए जा रहे हैं दोनों आ जाएंगे। धारा जो 23 है उसका संबंध पढ़ेंगे, स्थानीय प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण तथा जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार की गई राज्य आपदा प्रबंधन योजना का संबंध किससे है, धारा 23 से है। धारा 24 की बात करें, धारा 24, आपदा की स्थिति में कार्यकारिणी समिति की शक्तियां तथा कार्य का संबंध किससे, धारा 24 से। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, अच्छे से देख लेना ये। और नोट, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6, 2005 की धारा 6 और 10 के तहत
कोविड-19 के समय, कोविड-19 के समय 25 मार्च 2020 को भारत में लॉकडाउन की घोषणा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपदा के वर्तमान कंसेप्ट में। वापस पढ़ेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 की कौन सी धारा के तहत है कोविड के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी? तो धारा 6 और 10 के तहत, धारा 6 और 10 के तहत है 25 मार्च 2020 को भारत में लॉकडाउन की घोषणा की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपके जेल प्रहरी के आपदा प्रबंधन और आपदा के घटकों में से एक शामिल है। तो अच्छे से देखेंगे इनके बारे में आप लोग। नेक्स्ट बात करेंगे जिला आपदा प्रबंधन है, ब्लॉक स्तर की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे, स्टेट लेवल की बात करेंगे, नेशनल लेवल की बात करेंगे। जैसे आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पढ़ी, स्टेट लेवल के ऊपर आपने पढ़ी, जैसे अध्यक्ष स्थापित करने की शक्ति किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। अब हम बात करेंगे जिला स्तर के ऊपर है, तो जिला आपदा प्रबंधन जो अथॉरिटी है ना, इसकी जो गठन होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की धारा 25 के एक उपधारा के तहत। अध्यक्ष कौन होगा? जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिला कलेक्टर या फिर डिप्यूटी कमिश्नर। नेक्स्ट, इसके प्रमुख काम कौन से हैं? आवश्यकता के अनुसार जिला आपदा योजना तैयार करना तथा आपदा के दौरान इसका क्रियान्वयन करना है। नेक्स्ट बात करेंगे जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी से संबंधित धाराएं कौन कौन सी है जो जिला स्तर के ऊपर है, उनके बारे में कौन कौन सी धाराएं हैं। धारा 25 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन तथा अध्यक्ष का उल्लेख है धारा 25 में। धारा 26 जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता के अतिरिक्त कौन कौन सी शक्तियां हैं, उनका संबंध किससे? धारा 26 से है। धारा जो 27 है अध्यक्ष के कथा अनुसार अधिवेशन कौन कौन से है, उनका संबंध धारा 27 से है। और धारा 28 जिला प्राधिकरण के कथा अनुसार सलाहकार तथा अन्य समितियों का गठन किया जाए, उसका संबंध धारा 29 से, धारा 28 से है। और नेक्स्ट है धारा 29 राज्य सरकार के द्वारा जिला प्राधिकरण के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करना। राज्य सरकार के द्वारा जिला प्राधिकरण के लिए अधिकारी तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करना, इसका संबंध धारा 29 से है। धारा 30 की मैं बात करूं, धारा 30 जिला प्राधिकरण की शक्तियां, जिला प्राधिकरण की जो शक्तियां हैं इसका उल्लेख कौन सी धारा में है? धारा 30 के अंदर है। और स्थानीय प्राधिकरण से परामर्श करना, राष्ट्रीय और राज्य योजना को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई जिला योजना को क्रियान्वयन करना, इसका संबंध धारा 31 से है। और धारा जो 32 है वो विभिन्न प्राधिकरणों के द्वारा तैयार की गई योजनाएं तथा उनका क्रियान्वयन करना है। नेक्स्ट चलते हैं प्रखंड स्तर के ऊपर, खंड स्तर के ऊपर आपदा का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। तो देखिए जरा, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। काम क्या है? प्रखंड की जरूरतों के अनुरूप आपदा प्रबंधन की योजना उसका निर्माण करना तथा उसके क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की मदद भी करना है ब्लॉक स्तर के ऊपर। और लास्ट में बात करेंगे गांव के जो विलेज लेवल है, रूट लेवल है, ग्रास लेवल है, ग्राम स्तर है, उसके ऊपर किस प्रकार से मैनेजमेंट हो। तो ग्राम स्तर के ऊपर आपदा प्रबंधन की बात करेंगे तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम सभा का मुखिया होता है। भाई काम क्या है? आपदा से बचने के लिए आप लोगों को कृत्रिम तरीके से पूर्वाभ्यास करवाती है तथा आपदा से निपटने के उपायों का प्रचार प्रसार भी करती है। तो यह था आज की पहली जो क्लास, आपदा प्रबंधन, आपदा क्या है और आपदा का प्रबंधन है। साथियों अच्छे से देख लेना, इस क्लास की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम में डाल देंगे और हमारा जो आगे टेस्ट रहेगा प्रत्येक पीडीएफ करा करके, पीपीटी करवा करके फिर आपके इसके क्वेश्चन बना करके आपके लिए हम क्वेश्चन भी डाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसी प्रकार से आपके लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा ताकि दूसरी क्लास हम उसी उत्साह और जोश के साथ लेकर के आए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।